हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, लक्ष्मीकांत, उसका 7वां एडिशन का चैप्टर नंबर 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी बुक आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसको 1 बाय 1 चैप्टर ये ना करिएगा कि बुक ओपन की और पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि बुक बोरिंग हो जाती है पढ़ने में और ज़्यादा उसमें टाइम भी लग जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से इस बुक को स्टार्ट करिए, ना कि पहले चैप्टर से। और उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर जो भी आते रहे उनको कवर करते रहिए बीच बीच से उठा के। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी बुक अच्छी लगेगी और बुक का जो टाइम हो ख़त्म करने का वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें आज के इस लेक्चर में एक चीज़ और आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी चैप्टर से कंसाइज कीवर्ड निकाल के उसके नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें, जैसे हमने बना रखा है आगे कि कुछ ही शब्दों में क्या होगा, आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये देख सकते हैं आप। तो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज के इस चैप्टर में। बाकी अगर तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो ये हमारा, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आके डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए, जैसे मैंने कई बार बता रखा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है और उसका जो लिंक होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसका कौन सा आज का लेक्चर है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और के संबंध में महात्मा गांधी ने एक हिंद स्वराज में कथन कहा था कि क्या कहा था कि अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में एक कथन कहा था कि अधिकार जो है, वास्तविक अधिकार क्या होगा हमारा, कर्तव्य के प्रदर्शन का परिणाम है। मतलब महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि वास्तविक अधिकार क्या है हमारा, जो कर्तव्य है उसके प्रदर्शन का परिणाम होगा हमारा वास्तविक अधिकार। इसका मतलब क्या है, जो अधिकार और कर्तव्य हो आपस में सह संबंधित हैं, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। गांधी जी के शब्दों में अगर समझें तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यही होगा, मतलब क्या, मौलिक अधिकार कर्तव्य के जो है प्रदर्शन का परिणाम है। तो इतनी चीज़ समझ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा। और ये कथन भी आपसे कभी पूछ सकता है पेपर में कि किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ पर 9 लिखा है, सॉरी, ये नया एडिशन में चैप्टर नंबर 10 है। कौन सा, 7वां एडिशन जो आया हमारा लक्ष्मीकांत का, उसमें चैप्टर नंबर 10 में है कौन सा, हमारा मौलिक कर्तव्य का चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देख लेते हैं बुक में। बुक में दिया है मौलिक कर्तव्य के पहली लाइन जो दी गई है, क्या कि यद्यपि नागरिकों के जो अधिकार हैं और कर्तव्य आपस में क्या है, संबंधित हैं, जैसा हमने भी बताया। लेकिन क्या किया जाता है, मूल संविधान में मूल मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, ना कि मूल कर्तव्य का। तो क्या बता रही बुक, ये है कि बुक में पहला लाइन लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य आपस में सह संबंधित हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब है ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या किया गया था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये जो मौलिक अधिकार का चैप्टर तो था, लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। तो दूसरे शब्दों में क्या, संविधान निर्माता ने आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्य की संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने क्या किया, जो राज्य के कर्तव्य हैं उसको डीपीएसपी के रूप में जोड़ रखा था संविधान में, हमारे 36 से 51 आर्टिकल तक का। तो उसको तो जोड़ा था, हम राज्य के जो कर्तव्य हैं उसको तो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने जोड़ा, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य थे, नागरिकों के कर्तव्य थे, उनको जोड़ना आवश्यक नहीं समझा। यही चीज़ इसमें बता रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 36 से 51 आर्टिकल ध्यान रखिएगा। 36 से 51 तक कौन से हैं, डीपीएसपी हैं, और 12 से 35 तक कौन सा है, तो 12 से 35 हमारा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया गया, बाद में 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया था। तो 1976 में कौन से, 42वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का जो हमारा चैप्टर है 4 काम है, भाग 4 काम है, इसको जोड़ा गया। और साथ ही एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 11वां जो मूल कर्तव्य हमारा उसको भी जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2002 में हुआ था। तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। आगे दिया है क्या कि भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को पूर्ण रूप से कहाँ से लिया गया, तो रशिया के संविधान से लिया गया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया, तो रशिया के संविधान से लिया गया। हमारे जो संविधान ने मूल कर्तव्य दिया हुआ है। आगे दिया कि उल्लेखनीय है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन कर्तव्य नहीं है। एक्सेप्शन है जापान। जापान को छोड़ के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है वहाँ के संविधान में, लेकिन एक्सेप्शन है एक जापान है। उसके बाद भारत ने भी इसको जोड़ लिया। तो कोई लोकतांत्रिक दो देश हैं जहाँ पे सिर्फ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ, वो कौन से हैं, जापान और भारत। तो यही आगे दिया, देख लीजिए क्या दिया है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इनमें क्या है, नागरिकों के कर्तव्य जो है उसको विश्लेषित नहीं किया गया है।
संभवतः एकमात्र ऐसा कौन सा देश है, तो जापान है, जहाँ पे नागरिकों के कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया वहाँ के संविधान में। इसके विपरीत जितने भी समाजवादी देश हैं वहाँ पे कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। तो वही आगे दिया हुआ है क्या कि साम्यवादी देश या समाजवादी देश जो होते हैं वहाँ अपने नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बराबर महत्व दिया जाता है। और रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार का प्रयोग एवं स्वतंत्र उनके कर्तव्यों और दायित्वों का निष्पादन से अविभाज्य हैं। तो उनके जो कर्तव्य और दायित्व हैं वो मूल अधिकार के साथ साथ इनके दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे दिया गया, रूस के संविधान में घोषणा की गई है ऐसी कि नागरिकों के अधिकार का जो प्रयोग है और उनकी जो स्वतंत्रता है प्रयोग की, वो कर्तव्य और दायित्वों के निष्पादन से अलग नहीं है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ही जोड़ा गया था। तो देख लेते हैं आगे सिफारिशें क्या थी। तो इमरजेंसी के दौरान मूल कर्तव्य आते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। तो देख लेते हैं इसमें 1976 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के गठन किया, ठीक है। और इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो आपातकाल चल रहा था हमारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था हमारा, तो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। उसी इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो 75 से 77 तक चली है, उसी के बीच में 1976 में ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया था। उसके लिए कमेटी गठित की गई थी, कौन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। तो ये देख लीजिएगा आगे क्या दिया है कि 75 से 76 तक इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई और उसी के दौरान मूल कर्तव्यों को उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी, जो स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। जैसे 4 का जोड़ा गया इस समय में, कहाँ पे मूल कर्तव्य, तो 4 का या 4A में है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। तो वही बता रहा है कि क्या बोला था कि समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए। इसे बताया गया है कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। और यह भी बताया समिति ने कि नागरिक अधिकार तो हैं ही उनके पास, साथ ही उनके कुछ कर्तव्य होने चाहिए ताकि उसको भी निभाने की उनकी आदत पड़ जाए। आगे बताया है केंद्र सरकार ने क्या किया, इन सिफारिशों को स्वीकार किया और 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और 4 का जोड़ दिया किसमें, संविधान में एक भाग जोड़ा गया 4 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, 51A। इसी में 11 के 11 जो है हमारे कर्तव्य वो जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A में, या 51 काम है, तो 51 काम में जोड़े गए हैं सारे के सारे कर्तव्य। उसमें शुरुआत में ये 10 थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या किया गया आगे इसमें दिया है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। और सत्तारूढ़ जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी जिसने ड्यूरिंग इमरजेंसी लगाई थी, उसने क्या किया, संविधान ने मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल बताई, और इसी को जो काम संविधान निर्माता ना कर सके वो किसने किया, कि कांग्रेस पार्टी ने किया। उस समय ऐसा उन्होंने बताया। तो वही चीज़ लिखा हुआ इसमें क्या, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल है, और जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उन्होंने क्या किया, उसे अब किया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये लिखा है इसमें। आगे बताया गया कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों के जोड़े जाने की सिफारिश की गई। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी वो 8 मूल कर्तव्यों के लिए दी थी, लेकिन बाद में इसमें 10 जोड़े गए थे और 11वां मैंने बताया अभी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब इसको जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जो समिति ने रिकमेंडेशन दी थी उसमें जो 3 ऐसे मूल कर्तव्य थे जिनको नहीं जोड़ा गया, तो देख लीजिए कौन कौन से थे। तो समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर ये 3 ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनको नहीं जोड़ा है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो संसद क्या किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी मूल कर्तव्य को अनुपालन ना करें। तो ऐसा ये प्रावधान किया गया था इनकी जो स्वर्ण सिंह समिति ने बताया था कि अगर कोई मूल कर्तव्य है उसका अनुपालन ना करे तो जो संसद है वो दंड का प्रावधान भी कर सकती है। तो इसको नहीं जोड़ा गया था। और दूसरा क्या था, दूसरा बताया गया था कि मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर भी कोई कानून इस तरह का अर्थ या दंड का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। और तीसरा क्या था कि कर अदायगी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कर अदायगी भी उन्होंने बताया था कि मूल कर्तव्य में जोड़ना, इसको भी नहीं जोड़ा गया था। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें नहीं जोड़ी गई थी, इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और ये जरूर ध्यान रखिएगा कर अदायगी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ठीक है, आगे सूची दी गई है मूल कर्तव्यों की, इसको देख लीजिए। तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। क्या पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं द्वारा उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है, 51 का जो पहला दिया है मूल कर्तव्य क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि उस संविधान का पालन करना, साथ ही उसके आदर्श जो हैं और उसके संस्थान हैं, और जो राष्ट्रध्वज है और जो राष्ट्रगान है उसका आदर करना। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको क्या करना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, 51
का ए से ध्यान रख सकते हैं एंथम। तो इसमें एंथम दिया गया है, तो राष्ट्रगान का आदर करना मतलब नेशनल एंथम का आदर करना, तो 51 का ए से इसको याद कर सकते हैं। साथ ही दूसरा क्या दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना और उनका पालन करना। तो यहाँ पे कीवर्ड पकड़िएगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इस कीवर्ड से आप ध्यान रख सकते हैं। 51 का ए हो गया, और बी किससे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा अगर पूछे मौलिक कर्तव्य तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय हुआ था उसके आदर्शों को सजाए रखना, और ये सब चीज़ें इसमें दी गई दूसरे में। तीसरा क्या है, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करें। तो ये तीसरा हमारा मूल कर्तव्य हो गया। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो अगर कोई देश में संकट आता है या बाधा आती है तो देश की तो रक्षा करना ही है, साथ ही उसके जब आवश्यकता पड़े तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में लग जाना चाहिए। तो ये कौन सा हमारा, ये डी है। तो सी हमारा ये हो गया, ये डी हो गया। डी मतलब डी से ध्यान रखिएगा, इसको डी कीवर्ड पकड़िएगा, और रक्षा, ये डिफेंस ध्यान रखिएगा। तो रक्षा करने के संबंध में प्रावधान कौन से अनुच्छेद, कौन से मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, तो चौथे मौलिक कर्तव्य में किया गया है, देश की रक्षा के लिए। डी से देश जोड़ लीजिएगा और डी से डिफेंस जोड़ लीजिएगा। देश की रक्षा के लिए अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो उसके लिए तत्पर रहना हमेशा। पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये क्या हो गया, ई हमारा, ये इक्वलिटी की बात करता है। समरसता हो गई, समान भ्रातृत्व हो गया, और ऐसी कोई चीज़ का प्रावधान नहीं करना जो स्थिति जो स्त्रियां हैं उनके सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो ई से इसको ध्यान रख सकते हैं, इक्वलिटी का। तो ए से एंथम ध्यान रख सकते हैं, बी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ध्यान रख सकते हैं, डी से डिफेंस और देश याद रखते हैं, देश की रक्षा के लिए, और सी से क्या, ई से क्या रख सकते हैं, इक्वलिटी के लिए। सी के लिए कुछ नहीं बनना है तो उसको छोड़ दीजिए। ये हमारा हो गया तीसरा। छठा कौन सा हो गया, 5 तक हो गए। छठा क्या है, हमारी सामसिक संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। जो भी हमारी परंपरा है उसका परिरक्षण करें, उसका महत्व को समझें। ये सब चीज़ें किस में है, तो ये हमारे छठे नंबर पे हैं, ये एफ में है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। जो 7वें नंबर का है वो क्या है, जी, इसको जी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर क्या क्या आता है, वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करना और संवर्धन करना और परिमार करना और उसके दया भाव रखना। तो जी से ग्रीनरी याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण दिया है तो जी कीवर्ड से ग्रीनरी याद रखिएगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या करना है हमें, वन, झील, नदी ये सब आते हैं, उनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, तथा ये क्या, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, जो भी प्राणी मात्र है उनके प्रति दया भाव रखना। ये सब चीज़ें किसमें है, तो ये जी से ध्यान रखिएगा, ग्रीनरी से रिलेटेड कर लीजिएगा। और प्राकृतिक पर्यावरण दिया भी है किसमें, वन, झील, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना। ये कौन सा हो गया हमारा, ये 7वां प्रकार का हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। 8वीं क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना, विकास करना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटी और मानववाद, ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, ह्यूमैनिटी और मानववाद। तो एच से ह्यूमैनिटी होगी, उसका मतलब क्या होता है, मानववाद। ये सब चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कीवर्ड, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो उसको भी बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, 9वें नंबर का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट बढ़ाने और सतत प्रयास करें, जिससे क्या हो, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रबल और क्या लिया है, प्रबल और उपलब्ध की गई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 10वां है कौन सा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के में सभी क्षेत्रों में क्या करना है, ऐसे कार्य करने जिससे राष्ट्र क्या कर सके, उसको बढ़ावा मिल सके, उसके विकास की प्रगति को तेजी किया जा सके। 11वां आपको पता होगा, 86 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 86वां 2002 में, उसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो उनके माता पिता होंगे उनका क्या करना पड़ेगा, उनकी शिक्षा का देखभाल करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ दिया हुआ उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमने 11 के 11 बता दिए हैं। पहला क्या हो गया, तो पहला हम हो गया संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को क्या करना और उसकी संस्था जो है, साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति क्या करना, आदर करना। दूसरा दिया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना। तीसरा क्या है, तो सी हमारा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना। डी हमारा देश की रक्षा करना और समय जरूरत पड़ने पर देश के लिए सेवा के लिए तत्पर रहना। जो कौन सा हो गया हमारे, ये वाला हो गया। छठा देख लेते हैं, छठा क्या है, देश के सभी
पांचवा क्या है, सभी लोगों में समान भ्रातृत्व और समान भावना का प्रेरित करना, और जो स्त्रियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा कोई कार्य न करना जिनसे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। पांचवा क्या है, छठा कौन सा है, हमारी सामसिक संस्कृति है और गौरवशाली परंपरा, उसके महत्व को समझना है और उसका क्या करना है, परिरक्षण करना है। और जो सातवां है जी, जिसको हमने कह रखा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील ये सब चीज़ें आती हैं, उसकी रक्षा करना और संवर्धन करना, और जो प्राणी मात्र है उनके प्रति दया भाव रखना। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का ज्ञान अर्जन करना। नवा क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये सब चीज़ें दी हैं नवे में। और 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना और सतत प्रयास करना कि जिससे क्या हो, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रबल और उपलब्ध की गई ऊंचाइयों को छू सके। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 11वां आपको पता होगा, बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की, ध्यान रखिएगा यहाँ 6 से 14 वर्ष है, ना कि 0 से 6। तो ये 86वां अमेंडमेंट जो हुआ था, 0 से 6, यहाँ पे 6 से 14 कर दिया गया, और वहाँ पे 0 से 6 कर दिया गया। जो हमारा DPST में है 45वां आर्टिकल शायद, वहाँ पे दिया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लिखित किया गया। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, तो क्या दिया, पहला, उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य जो दिए गए उनमें से कुछ नैतिक हैं और कुछ नागरिक हैं। नैतिक का मतलब मोरलिटी है, उससे ध्यान रखिएगा। मोरल कौन से हैं, उदाहरण के लिए दिया गया जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, और नैतिक दायित्व है हमारा। जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श है उनका जो सम्मान करना, ये हमारा कौन सा आदर्श है, तो नैतिक आदर्श है। साथ ही इसमें क्या, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो आदर करना, वो हमारे कौन से हो गए, तो नागरिक के कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। वहीं दूसरा दिया गया, ये क्या है, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में क्या, कि ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों से वर्गीकरण करता है। ये सब विशेषताएं हम देख रहे हैं, कुछ नैतिक हैं तो कुछ नैतिक हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, और ये सब विशेषताएं इसमें दी गई हैं। आगे क्या दिया है विशेषता में, कि कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी हों, लेकिन जो मूल कर्तव्य हों केवल किसके लिए हैं, तो मूल कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए हैं, जो भारत की नागरिकता लिए हुए उसी के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए सिर्फ मूल कर्तव्य दिया गया। तो ये विशेषता है। वहीं मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमारा किसके, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए कुछ प्रावधान उसमें किए गए हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल हैं अनुच्छेद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, तो आपको पता होगा सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। वहीं अगर अदर उनकी बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए प्राप्त हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा है, ये केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए भी। और चौथा जो इसमें दिया है विशेषता में, क्या, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और संविधान क्या कहना है, अगर किसी का मूल कर्तव्य नहीं फॉलो करता है तो सीधे उच्च न्यायालय जाके इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, और उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्कृति भी नहीं की जा सकती। यदि भी संसद क्या है, कुछ कानून बनाकर इन मूल कर्तव्यों को लागू कराने का कार्य कर सकती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं, सामान्यता नहीं, कानून जब बनाएगी इनके लागू करने के लिए तभी वो होगा। वो भी जो कानून बनाने का रिकमेंडेशन दिया था वर्मा समिति ने दिया था, आगे देख लेंगे उसको हम। तो ये विशेषताएँ हो गई हमारी। आलोचना देख लेते हैं। आलोचना में क्या है, भाग 4 का में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं उनकी आलोचना की जा सकती है। कौन से कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन किया था, लेकिन इसको जोड़ा नहीं गया। कर अदायगी का जो कर्तव्य है वो नहीं जोड़ा गया हमारे मौलिक कर्तव्य के पार्ट पे, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बता रहे हैं आलोचना है कि इसमें कुछ और भी जोड़ी चीज़ें आनी चाहिए थी, चीज़ें जैसे मतदान करना, कर अदायगी करना और परिवार नियोजन जैसे जो विषय हैं इनको भी जोड़ा जाना चाहिए था हमारी किसमें, तो मूल कर्तव्य के पार्ट में, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है इन आधार पे। दूसरा दिया है किस आधार पर आलोचना की, मूल कर्तव्य क्या बताएं, अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए क्या बता रहा है कि विभिन्न शब्दों की बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, तो उच्च आदर्श हैं, इसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती हैं। सामसिक संस्कृति है हमारी, उसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संबंध में भी बहुत सारी इन शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तो दूसरा क्या बता रहा है आलोचना किस आधार पर, कि बहुत सारे इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी शब्द हैं उनके, तो यही शब्द दिए हुए हैं, बता दिए एग्जाम्पल के तौर पर। आगे क्या बता रहा है, गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को निभाने और अर्थदंड की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने क्या किया था, इसने कहा था कि अगर कोई मूल कर्तव्य नहीं मानता है तो इसके खिलाफ जो दंड का प्रावधान भी करना चाहिए, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया है। तो वही बता रहे हैं कि ये क्या है, इनको गैर न्यायोचित है, इसलिए इनका इन आधार पर भी आलोचना की जाती है।
आगे क्या दिया है, संविधान में इन्हें शामिल करने की आलोचना क्या किया है, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा आंशिक करार दिया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल, आगे क्या दिया है, क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हों। तो ये चीज़ बता रहा है। आगे क्या कहना आज आलोचकों का 5वें पॉइंट में, तो आलोचकों ने कहा कि संविधान भाग 4 में इनको शामिल करने की बजाय मूल कर्तव्यों को कहाँ जोड़ा जाना चाहिए, तो मौलिक अधिकार के बाद उसको जोड़ा जाना चाहिए, ना कि मूल डीपीएसपी के बाद उसको जोड़ा जाना चाहिए। तो यही बता रहा है कि आलोचकों ने कहा कि संविधान में भाग 4 में इन्हें शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य के महत्व को कम करना है, उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो भाग 4 का में जोड़ा गया डीपीएसपी में गैर न्यायोचित श्रेणी के बाद, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अगर महत्व को इनके बढ़ाना होता तो इनको मौलिक अधिकार के बाद नए चैप्टर में जोड़ना चाहिए, 3 का कर देना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये, ताकि इनका जो महत्व है वो मूल अधिकार के बराबर हो। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे महत्व देख लेते हैं क्या दिया। आलोचनाओं और विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया गया है। नागरिकों को तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने सभी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। ये इसके महत्व की बात कर रहा है कि इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए नागरिकों को, ना कि सिर्फ उनको अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बता रहा है। आगे मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना के खिलाफ चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये बता रहा है क्या, ये चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे समाज में कुछ लोग राष्ट्रध्वज की वो इज्जत नहीं करते हैं, क्या करते हैं, साथ ही उसको जलाने का कार्य करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको नष्ट करते हैं, तो उसके लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। तो ये बता रहे हैं। आगे क्या है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये नागरिकों को एक प्रेरणा देता है कि उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ रहे, और वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि वे नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं नागरिक। आगे दिया मूल कर्तव्य अदालतों को किसी भी विधि की संवैधानिकता एवं उसके परिरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें बताया था क्या क्या, कि किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि का प्रश्न उठता है, तो अगर मूल कर्तव्य के संबंध में कोई विधि का प्रश्न उठता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था क्या, कि अनुच्छेद 14 और 19 के में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा, और इस प्रकार ऐसी विधि का अवसंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद इनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। इनको संसद लागू करा सकती है, लेकिन विधि बना के, कानून बना के, ना कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसके प्रति, अगर निर्वहन नहीं करता है कोई कर्तव्य का, तो उसके प्रति कोई दंड नहीं होगा। सामान्यतः अगर संसद चाहे तो कानून बना के इस दंड का प्रावधान कर सकती है। तो वही दिया इसमें। तो तत्कालीन विधि मंत्री कौन, AR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों के बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने ने निम्नलिखित कारण बताए थे। कौन कौन से, स्वतंत्र भारत में के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्ण संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था को सम्मान करने को अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति उत्सुकता नहीं दिखाई। मूल कर्तव्यों के संबंधी पीढ़ प्रावधानों के आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत राष्ट्र विरोधी आंदोलन और संवैधानिक विद्रोह किए पर संबंधी प्रभाव होगा। आगे बताने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों को नैतिक मूल अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना होगा। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था क्या, कि जो लोग हैं उनको अपने अधिकारों के साथ ही साथ उनके जो कर्तव्य हैं उसके प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो ये चीज़ बताई उन्होंने। साथ ही आगे बता रहा, संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के लिए, जब जोड़ा जा रहा था ये मूल कर्तव्य, तो जो विपक्ष में थे, जनता पार्टी थी शायद, तो उसने क्या किया, कड़ा विरोध किया था। लेकिन बाद में जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो इसको हटाया नहीं गया। तो इस संबंध में कह सकते हैं कि इसके महत्व बहुत अधिक है। तो यही आगे इसमें बताया गया क्या, कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इसके मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी कांग्रेस के बाद। अगर वो चाहते थे उसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया। इस संबंध में क्या होता है, इसकी महत्वता जो है उसकी बढ़ जाती है। और साथ ही 86 बार जब संविधान संशोधन होता है, एक मूल कर्तव्य और ऐड किया जाता है, तो भी इसके महत्व को बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वही बता रहे हैं
कि जब सरकार चेंज हुई, जनता पार्टी सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उन्होंने इसको हटाया नहीं और आपातकाल के बाद इसे समाप्त नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संविधान संशोधन 1977 और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कई सारे जो बदलाव किए थे 42वें संविधान संशोधन में जो हुए थे, लेकिन उसके बाद भी क्या किया, यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था और यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया जब 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो यही सब चीज़ें बता रहे हैं इसमें। आगे बताते हैं वर्मा समिति की कुछ टिप्पणियां हैं। क्या बता रहे हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी जो वर्मा समिति है 1999 में गठन हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछ सकता है, समिति पूछी जाती है पेपर में बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा 1999 में वर्मा समिति ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि वर्मा समिति का गठन किस लिए गया, तो मूल कर्तव्यों के संबंध में इसका गठन हुआ और 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया। देखते हैं इसमें क्या है कि मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की वर्मा समिति ने, तो कानूनी रूप से इसको लागू करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की। जैसे देख लेते हैं क्या कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम लाया गया 1971 में। यह भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर पर क्या करता है, एक निवारण का कार्य करता है। दूसरा क्या है, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद को फैलाने से रोकते हैं, तो ये भी दिया है। आगे सिविल प्रक्रिया संहिता जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में क्या दिया गया, जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, जो मूल कर्तव्य में कुछ प्रावधान दिए गए हैं उस संबंध में ये सब जो दिए हैं अधिनियम, तो ये दंड के प्रावधान करते हैं। जैसे क्या, तो पहले में जैसे बताया गया कि यह क्या करता है, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय जो गान है उसका अनादर करने पर उसका निवारण करता है। साथ ही जो हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का वो क्या करता है, वो भी ये प्रावधान करता है कि क्या करें, जाति धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति विभेद करता है किसी से, व्यक्ति या राज्य कोई भी विभेद करता है तो उसके संबंध में प्रावधान दिए गए, दंड का प्रावधान है। आगे क्या देखते हैं, आगे बताते हैं क्या जो चौथा इन्होंने दिया है वर्मा समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर, तो भारतीय दंड संहिता जो हमारी आईपीसी है वो घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। छठा क्या है, विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 जो है, क्या है, विधि के विरुद्ध निवारण अधिनियम 1976 जो है वो क्या बताता है कि किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए व्यवस्था करता है, क्या, हमारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जो है। आगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वो बताता है क्या कि भ्रष्टाचार में अगर कोई संलिप्तता है और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं या लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले जो सांसद के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उनको अयोग्य घोषित करार करने की व्यवस्था की गई। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी ध्यान रखिएगा 1951 का, उसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर वोट मांगता है और कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है, साथ ही लोगों में धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद फैलाता है, तो चाहे संसद का सदस्य हो और चाहे राज्य विधानसभाओं का सदस्य हो, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और ये अयोग्य की घोषणा कौन करता है, तो स्पीकर करता है, जो भी अध्यक्ष होगा, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का सभापति हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, तो ये सब क्या करते हैं, यही अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। आगे दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 का, वो भी प्रावधान करता है दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संबंध में, तो जो 51G है उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, 51G इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, 51G के संदर्भ में प्रावधान किया गया। और आगे क्या है, वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 वो क्या बताता है, वनों की अनियंत्रित कटाई और वन भूमि और गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। कुछ संदर्भ सूची दी गई है, जैसे मूल अधिकार में कौन कौन से नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, तो ये लिस्ट दे दी गई है। बाकी 15, 16, 19, 29 और 30 ध्यान रखिएगा। ये केवल इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 हो, बाकी ये ना याद करने की कोशिश करिएगा। ये सारे के सारे जो हैं केवल नागरिकों को हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, केवल नागरिकों को, तो इनको ध्यान में रखिए, केवल नागरिक को हैं ये प्राप्त, और बाकी जो है विदेशियों को प्राप्त हैं। और बाकी ये दिया गया नेशनल फोरम, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें देख लेते हैं हम जो क्रक्स पॉइंट है हमारा, मतलब इसमें क्या आपको नोट करना चाहिए। तो नोट डाउन के लिए मैंने पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये देख लिए फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ लिख दिया, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें पहली पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं थे, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो किसके रिकमेंडेशन में, स्वर्ण सिंह। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे लिखा भी है स्वर्ण सिंह समिति। तो क्या पहली चीज़ ध्यान रखनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे।
और क्या ध्यान रखना है, जब इनको मूल संविधान में जोड़ा गया था पहली बार तो तब ये 10 थे। तो जब पहली बार इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा तब ये 10 थे। फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो ये ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। अभिभावक उसका प्रावधान करें ये बताता है। लिया कहाँ से गया, तो रशिया से लिया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी वो 8 मूल कर्तव्यों की, जो 8 मूल कर्तव्यों के संबंध में रिकमेंडेशन की थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बताया गया। साथ ही जो कर अदायगी है वो हमारा क्या है, मूल कर्तव्य नहीं है। कर अदायगी हो गया और राइट टू वोट हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। राइट टू वोट जो है ये दोनों क्या है, ये मूल कर्तव्य में नहीं आते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इनकी 3 चीज़ें नहीं मानी गई थी, तो वो 3 प्रावधान इसमें एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा पीछे। इसमें एक ध्यान रखने वाली क्या है की पॉइंट, तो कर अदायगी और राइट टू वोट जो है हमारा मूल कर्तव्य में नहीं आता, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को, जैसा अभी बताया जा चुका है लेक्चर में सारी चीज़ें। और ये वाद योग्य नहीं है, मतलब अगर आप किसी निर्वहन नहीं करते हैं किसी कर्तव्य का आपने, तो आप कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके इसको लागू करने के लिए, आपको सज़ा के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें सज़ा का प्रावधान तभी हो सकता है जब संसद कोई भी कानून या विधि के द्वारा इसको लागू कराए। जैसे कई जगह दिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 51G जो है हमारा, उसको प्रोटेक्शन दिया गया है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, जैसे हमने पीछे देखा, ये देख सकते हैं। और भी बहुत सारी जनप्रतिनिधित्व के आधार पर, धर्म जाति नस्ल के आधार पर ये सब कोई विभेद या कोई ऐसी चीज़ें नहीं फैलाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन विधि के आधार पर, ना कि सामान्यता। और सामान्यता ये वाद योग्य नहीं है, और वाद योग्य ध्यान रखिएगा, अगर एक लाइन में पूछे तो वाद योग्य नहीं है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और साथ ही शुरुआत में जब जोड़े गए तो ये 10 थे, बाद में कितने 11 हो गए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का बताया था, लेकिन जोड़े जब गए तो 10 हो गए। और स्वर्ण सिंह समिति का जब बताया था उन्होंने, उनके 3 कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया है। तो 3 ध्यान रखिएगा, इसमें कर अदायगी नहीं है। और साथ ही उन्होंने प्रावधान किया था कि अगर कोई मूल कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो संसद क्या है, दंड का प्रावधान कर सकती है, उसको भी नहीं जोड़ा गया। और राइट टू वोट, ये सब चीज़ें हमारी किसमें, मूल कर्तव्य में नहीं आती हैं। और केवल ये ध्यान रखिएगा, राइट टू वोट ये स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन नहीं किया था, मैं ये अलग से बता रहा हूँ पॉइंट कि राइट टू वोट हमारा इसमें नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रिकमेंडेशन जो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी वो कर अदायगी के संबंध में की थी, और इसको अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। ये चीज़ें बताई थी उन्होंने। एक और था कोई, उसको देख लीजिएगा जाके। और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और वाद योग्य नहीं है। तो इतनी चीज़ें इसमें हो गई हमारे कंसाइज कीवर्ड। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई तैयारी से रिलेटेड परेशानी हो तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और लेक्चर की PDF के लिए हमने शुरुआत नहीं बता दिया था, हमारा टेलीग्राम चैनल है ये, यहाँ पे लेक्चर की PDF आप पा सकते हैं। और बाकी लेक्चर के लिए हमने बता दिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लोगों से ज़्यादा लोगों तक का शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।